कल्पना कीजिए, आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, बारिश हो रही है, गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही है और आपके मीटिंग में लेट होने के पूरे चांस हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? गाड़ी का हॉर्न बजाते रहेंगे, मौसम को कोसेंगे, ट्रैफिक पुलिस को दोष देंगे, मूड खराब करेंगे, लेकिन एक प्रोएक्टिव व्यक्ति क्या करेगा? वो स्थिति को स्वीकार करेगा और सोचने लगेगा, अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे नुकसान कम हो। शायद वो फोन करके मीटिंग को रीशेड्यूल कर ले या ईमेल से जरूरी बातें भेज दे। यही है प्रोएक्टिविटी, यानी हालात के गुलाम बनने की बजाय हालात को मैनेज करना। स्टीफन कोवे कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक, रिएक्टिव लोग, जो माहौल, लोगों के शब्द या बाहरी परिस्थितियों से कंट्रोल होते हैं। उनका मूड, मौसम, ट्रैफिक, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करता है। उनकी भाषा होती है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं, ये तो मेरी किस्मत में था। दो, प्रोएक्टिव लोग, जो अपनी सोच, फैसलों और मूल्यों के आधार पर एक्शन लेते हैं। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने की बजाय वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी भाषा होती है, मैंने ये रास्ता चुना, मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, ये मेरी प्राथमिकता है। कोवे ने एक शक्तिशाली मॉडल दिया, दो घेरे। एक, सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता होती है, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसम, ट्रैफिक, राजनीति, दूसरों का व्यवहार। दो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का घेरा। इसमें वे चीजें आती हैं जिन पर हमारा सीधा असर पड़ सकता है, हमारी आदतें, हमारा रिएक्शन, हमारे फैसले, हमारी स्किल्स। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जिससे उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है। रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न पर खर्च करते हैं, जिससे उनका प्रभाव घटता जाता है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली मतलब कोवे बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को दो हिस्सों में बांटें। रिस्पॉन्स पास एबिलिटी, यानी हर परिस्थिति में सही रिस्पॉन्स चुनने की एबिलिटी। आपके पास हमेशा ये शक्ति होती है कि आप कैसा रिएक्ट करेंगे। हालात आपको डिफाइन नहीं करते, आपका रिस्पॉन्स आपको डिफाइन करता है। एक छोटा प्रयोग, अगले 7 दिनों के लिए अपनी भाषा पर ध्यान दें। जब भी आप कहें, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया, मेरे बस की बात नहीं, तो खुद को रोक कर कहें, मैंने ऐसा चुना या मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए आपका नजरिया कैसे बदलता है। प्रोएक्टिव होना मतलब अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना, बाहरी परिस्थितियों के शिकार बनने की बजाय उन पर एक्शन लेने की क्षमता विकसित करना, अपनी भाषा, सोच और ध्यान को उस पर केंद्रित करना जो आप बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद ही साफ न हो, तो आप सही दिशा में कैसे चलेंगे? क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा पहले ही बना लें? चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए, आज आपका जीवन का आखिरी दिन है। आपके करीबी दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपकी अंतिम विदाई पर खड़े हैं। वे आपके बारे में क्या कह रहे होंगे? क्या वे कहेंगे कि आप एक ईमानदार, मददगार और प्रेरणादायक इंसान थे? या वे सिर्फ इतना याद करेंगे कि आप हमेशा व्यस्त थे, लेकिन कभी उनके लिए समय नहीं निकाल पाए? स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप अपना अंत अभी स्पष्ट कर लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी की हर शुरुआत सही दिशा में करेंगे। बिगिन विद एंड इन माइंड का अर्थ है अपने जीवन का एक स्पष्ट विजन बनाना। यह तय करना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है। मतलब, रोजमर्रा के कामों में खो जाने के बजाय पहले यह तय कर लें कि आप किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोवे कहते हैं, अगर जीवन एक जहाज है, तो मिशन स्टेटमेंट उसका कंपास है। यह आपके फैसलों में मार्गदर्शन देता है। यह तय करता है कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। एक, सोचिए कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या हैं, जैसे बेटा, बेटी, दोस्त, प्रोफेशनल, नागरिक। 2, हर रोल में आप किस तरह याद किया जाना चाहते हैं, यह लिखें। 3, अपने मूल्यों और सिद्धांतों को स्पष्ट करें। 4, इन्हें एक संक्षिप्त और शक्तिशाली वाक्य में ढालें। बहुत से लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन गलत दिशा में। ये ऐसे है जैसे सीढ़ी पर तेजी से चढ़ना और ऊपर पहुंचकर पता चलना कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। इस आदत का मकसद है पहले सही दीवार चुनना। मिशन स्टेटमेंट बनाते समय कोवे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करने को कहते हैं। पहला, शारीरिक, फिजिकल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्यक्षमता। दूसरा, मानसिक, मेंटल, ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता। तीसरा, भावनात्मक, इमोशनल,
रिश्ते, सहानुभूति, सेवा। 4 आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मूल्य, विश्वास, आंतरिक शांति। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। अगर आपके जीवन का मिशन है हर बच्चे के अंदर छुपी क्षमता को उजागर करना, तो हर क्लास, हर बातचीत, हर प्लान उसी दिशा में होगा। लेकिन अगर मिशन साफ नहीं है तो आप कभी सिर्फ सिलेबस खत्म करने में लगे रहेंगे, कभी अनावश्यक कामों में। आज ही एक शांत जगह बैठकर यह लिखें, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? 10 साल बाद लोग मेरे बारे में क्या कहें, यह मैं चाहता हूं। अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं किन कामों पर गर्व महसूस करूंगा? बिना स्पष्ट विजन के जिंदगी एक बहते जहाज की तरह है, लहरें जहां ले जाएं वहीं चले जाते हैं। विजन और मिशन स्टेटमेंट से आप हर निर्णय को अपने असली मकसद के हिसाब से आंक सकते हैं। सही मंजिल तय करने के बाद ही यात्रा का आनंद आता है। मान लीजिए आपने अपनी मंजिल तय कर ली, लेकिन रोजमर्रा की दौड़ भाग और कामों के बीच आप ये कैसे तय करेंगे कि पहले क्या करना है और क्या बाद में? कैसे जानेंगे कि सही चीजें सही समय पर हो रही हैं? तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कि ये जीवन की प्राथमिकताओं का खेल कैसे जीता जाता है। चैप्टर 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी चीजों को पहले रखें। सोचिए आपकी टू डू लिस्ट में आज 15 काम हैं। ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया अपडेट करना, एक जरूरी मीटिंग की तैयारी, बच्चों के साथ समय बिताना और जिम जाना। लेकिन दिन खत्म होते होते आपको एहसास होता है कि आपने 15 में से 12 काम तो किए, पर सबसे जरूरी 3 काम छूट गए। स्टीफन कोवे कहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम जरूरी चीजों को पहले नहीं रखते, हम तुरंत अर्जेंट दिखने वाली चीजों को पहले रख देते हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का अर्थ है अपने समय और ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों में लगाना, न कि केवल तुरंत दिखने वाले कामों में। यह समय प्रबंधन से ज्यादा जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट है। कोवे ने समय को 4 भागों में बांटा, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। 1 जरूरी और तुरंत, urgent एंड इम्पॉर्टेंट, संकट, डेडलाइन वाले काम, आपात स्थिति। उदाहरण, ऑफिस प्रोजेक्ट की आज की डेडलाइन, परिवार में अचानक बीमारी। 2 जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट प्लानिंग, रिश्तों को मजबूत करना, सीखना, सेहत का ध्यान रखना। यही आपको लंबे समय में सफलता देता है। 3 जरूरी नहीं लेकिन तुरंत, नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, फोन कॉल, अनावश्यक मीटिंग, छोटी छोटी डिस्टर्बेंस। 4 न जरूरी न तुरंत, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां, बेवजह सोशल मीडिया, टीवी बिंज वॉचिंग। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। वे पहले से प्लान करते हैं, अपनी सेहत, रिश्तों और स्किल्स में निवेश करते हैं, समस्याओं को बढ़ने से पहले हल करते हैं। कोवे कहते हैं, अगर आप जरूरी चीजों को हाँ कहना चाहते हैं तो आपको कई गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना होगा। आपके दिन का हर हाँ आपके समय का एक हिस्सा ले जाता है। सही प्राथमिकता का मतलब है अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल वहीं करना जहां उसका सबसे बड़ा असर हो। एक ट्रेनिंग में कोवे ने एक जार में बड़े पत्थर, कंकड़ और रेत डालकर उदाहरण दिया। अगर पहले रेत और कंकड़ डालेंगे तो बड़े पत्थर फिट नहीं होंगे, लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डालें, फिर कंकड़ और अंत में रेत, तो सब आसानी से आ जाएगा। बड़े पत्थर, ठास जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सेहत, परिवार, करियर के बड़े लक्ष्य, पहले इन्हें शेड्यूल में डालें, बाकी चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी। 1 अपने जीवन के बड़े पत्थर लिखिए। 3 से 5 ऐसी चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। 2 अपने सप्ताह का शेड्यूल इन्हें ध्यान में रखकर बनाइए। 3 हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज अपने बड़े पत्थरों पर काम कर रहा हूं? समय का सही इस्तेमाल केवल काम पूरे करना नहीं, बल्कि सही काम पूरे करना है। जरूरी चीजों को पहले रखना एक आदत है जो आपको लंबे समय में संतुलन और सफलता देती है। जिंदगी का असली मैनेजमेंट है अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार समय खर्च करना। मान लीजिए आप जरूरी चीजों को पहले रखना सीख गए, लेकिन दुनिया में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां आपकी जीत का मतलब किसी और की हार होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे दोनों ही जीत सकें और रिश्ते भी मजबूत हों? चौथे अध्याय में हम जानेंगे सफलता को एक साझी जीत में कैसे बदला जाए। चौथी कैप्टर, थिंक विन विन, दोनों की जीत सोचो। एक बार 2 बच्चे एक ही संतरे के लिए झगड़ रहे थे। मां आई और उसने आधा आधा संतरा काट कर दे दिया। दोनों चुप तो हो गए, लेकिन खुश नहीं थे। बाद में पता चला एक बच्चे को संतरे का गूदा चाहिए था जूस बनाने के लिए
और दूसरे को छिलका चाहिए था केक सजाने के लिए। अगर पहले बातचीत होती तो दोनों को 100% वही मिलता जो वे चाहते थे। यही है विन विन सोच। सिर्फ समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं, बल्कि ऐसा हल जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। थिंक विन विन का अर्थ है रिश्तों और फैसलों में ऐसा समाधान खोजना जिससे सभी को लाभ हो। सफलता को एक साझा संसाधन मानना, न कि सीमित पाई जिसे बांटना पड़े। कोवे के अनुसार लोग सफलता को 4 तरीके से देखते हैं। 1, विन लूज, मेरी जीत तुम्हारी हार। अगर मैं जीतूं तो दूसरा हारेगा। यह सोच प्रतिस्पर्धा और अहंकार से आती है। 2, लूज विन, मेरी हार तुम्हारी जीत, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कुर्बान करना। इससे आत्मसम्मान कम होता है। 3, लूज लूज, दोनों की हार। अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। यह बदला और ईर्ष्या की सोच है। 4, विन विन, दोनों की जीत। आप अपनी जरूरत पूरी करते हैं और साथ ही दूसरों की जरूरत भी पूरी करते हैं। इससे भरोसा, सम्मान और लंबे समय का रिश्ता बनता है। ये एक इंटीग्रिटी, ईमानदारी, अपने मूल्यों पर टिके रहना और सही फैसले लेना। 2, मैच्योरिटी, परिपक्वता, दूसरों की भावनाओं को समझना और फिर भी अपनी जरूरत स्पष्ट कहना। 3, अबंडेंस माइंडसेट, प्रचुरता की सोच, यह विश्वास की अवसर और सफलता सभी के लिए पर्याप्त है। कमी की सोच, स्केर्सिटी माइंडसेट कहती है अगर तुम जीतोगे तो मैं हारूंगा, लेकिन प्रचुरता की सोच कहती है हम दोनों जीत सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी और उसका सप्लायर दाम तय कर रहे हैं। अगर कंपनी दाम बहुत कम कर दे तो सप्लायर को नुकसान होगा, विन लूज। अगर सप्लायर बहुत ज्यादा दाम मांगे तो कंपनी को नुकसान होगा, लूज विन। विन विन में दोनों मिलकर ऐसा दाम तय करते हैं जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो और सप्लायर के लिए भी स्थायी हो। बातचीत में पहले सामने वाले की जरूरत समझें, मैं और तुम की बजाय हम भाषा का इस्तेमाल करें। लंबी अवधि के रिश्तों को अल्पकालिक फायदे से ज्यादा महत्व दें। इस हफ्ते किसी एक रिश्ते या काम में विन विन दृष्टिकोण अपनाएं। बैठकर दोनों की जरूरत और लक्ष्य लिखें। ऐसा समाधान खोजें जिसमें दोनों को फायदा हो। विन विन सोच रिश्तों में भरोसा और सम्मान पैदा करती है। यह प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदल देती है। विन विन केवल एक रणनीति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेकिन सोचिए, विन विन तभी संभव है जब आप सामने वाले को पूरी तरह समझ पाएं। अगर आपको लोगों के मन की सच्ची बात सुननी ही ना आती हो तो क्या आप सही फैसले ले पाएंगे? क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे लोग खुद अपना दिल आपके सामने खोल दें? 5वें अध्याय में हम जानेंगे सुनने की असली ताकत। 5वां अध्याय, पहले समझो फिर समझाओ। पहले समझो फिर समझाओ। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्त को एक परेशानी बता रहे हैं और बीच में ही वो आपको रोककर कहता है, अरे मैं जानता हूं, तुम्हें बस ये करना चाहिए। क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद नहीं। हम सभी चाहते हैं कि कोई हमें पूरी तरह सुने और समझे, लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ अपने जवाब की तैयारी करते हैं। स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप सच में प्रभावी बनना चाहते हैं तो पहले समझना सीखें, फिर खुद को समझाएं। सुनने के 4 स्तर होते हैं। 1, इग्नोर, बिल्कुल न सुनना। 2, प्रिटेंड लिसनिंग, सुनने का नाटक करना लेकिन दिमाग कहीं और। 3, सेलेक्टिव लिसनिंग, सिर्फ वो सुनना जो आपको अच्छा लगे। 4, अटेंटिव लिसनिंग, सच में सुनना लेकिन अपनी सोच के फिल्टर से। एम्पैथिक लिसनिंग, इसमें आप सामने वाले की नजर से उसकी भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना सुनते हैं। जब आप पहले समझते हैं तो सामने वाला आपको भरोसेमंद मानने लगता है। भरोसा बनने के बाद ही लोग आपकी सलाह या राय को गंभीरता से लेते हैं। बिना समझे सलाह देना वैसा है जैसे किसी मरीज को बिना जांच किए दवा दे देना। सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बिना आपकी बीमारी सुने आपको दवाई पकड़ा दे। क्या आप उस दवाई पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही लोगों की जिंदगी में सलाह देने से पहले उनके लक्षण और कारण समझना जरूरी है। 1, सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, आंखों से संपर्क, बॉडी लैंग्वेज से सुनना। 2, बात को बीच में न काटें, पूरा सुनने दें। 3, उनके शब्द दोहराएं, यह दिखाता है कि आपने सही सुना। 4, भावनाएं पहचानें, गुस्सा, दुख, डर और उन्हें स्वीकारें। 5, सवाल पूछें, खुला एंडेड सवाल जो सामने वाले को और बोलने के लिए प्रेरित करें। जब सामने वाला महसूस करे कि आपने उसे पूरी तरह समझ लिया है, तभी आप अपनी बात रखें। तब आपकी बात एक सलाह नहीं
बल्कि साझी समझ पर आधारित हल बन जाती है। एक मैनेजर अपनी टीम के खराब परफॉर्मेंस से परेशान था। पहले वो मीटिंग में जाकर उन्हें डांटने वाला था, लेकिन उसने हैबिट 5 अपनाई। उसने टीम से पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या चीज हमें रोक रही है? पता चला असली समस्या खराब सॉफ्टवेयर और संसाधनों की कमी थी, न कि टीम की मेहनत। समस्या का हल तुरंत मिल गया और रिश्ते भी बेहतर हो गए। आज किसी एक व्यक्ति को चुनें, परिवार का सदस्य, दोस्त या सहकर्मी। उनकी किसी बात को ध्यान से सुने, बिना बीच में बोले उनकी भावनाएं समझने की कोशिश करें, फिर उनकी अनुमति से अपनी राय दें। पहले समझना, फिर समझाना। ये किसी भी रिश्ते और संचार का सबसे मजबूत नियम है। यह आदत न केवल समस्याओं का सही हल देती है, बल्कि भरोसा और सम्मान भी बढ़ाती है। सोचिए, अगर दो लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझते हों, तो वे मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। क्या हो अगर हम जानें कि 1+1 सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। चैप्टर 6 में हम जानेंगे मिलकर काम करने की वो ताकत जो अकेले काम करने से कई गुना ज्यादा असरदार होती है। दोस्तों, सोचिए, अगर दो लोग अलग अलग सोच और अनुभव लेकर मिलकर किसी समस्या को हल करें, तो क्या होगा? जवाब है, वे अकेले काम करने से कहीं बेहतर और नया समाधान खोज सकते हैं। यही है छठी आदत। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क, रचनात्मक सहयोग और अलग अलग विचारों को जोड़कर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले कोई नहीं बना सकता। स्टीफन कोवे कहते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी पूरा समूह अपने हिस्सों से कहीं बड़ा और ताकतवर होता है। सिनर्जी क्यों जरूरी है? हम में से ज्यादातर लोग अपने अपने नजरिए में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा तरीका ही सही है, लेकिन जब हम दूसरों के नजरिए को सुनते, समझते और सम्मान करते हैं, तो हमें नई संभावनाएं दिखती हैं। यानी मतभेद दुश्मनी नहीं, बल्कि अवसर है एक बेहतर समाधान के लिए। सिनर्जी के 3 मुख्य स्टेप्स। 1, अंतर को स्वीकारें, न कि नकारें। अलग सोच वाले लोग आपको परेशान नहीं कर रहे, वे आपकी सोच को विस्तार दे रहे हैं। उदाहरण, किसी प्रोजेक्ट में एक क्रिएटिव सोच वाला और एक एनालिटिकल सोच वाला व्यक्ति दोनों मिलकर ऐसा प्लान बना सकते हैं जो सुंदर भी हो और प्रैक्टिकल भी। 2, विन विन मानसिकता अपनाई। अगर आप और दूसरा व्यक्ति दोनों जीतते हैं, तभी असली सिनर्जी बनती है। यहां ईगो और कंपटीशन नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट काम करता है। 3, क्रिएटिव तरीके से समस्या हल करें। कभी कभी दोनों पक्ष अपनी पुरानी सोच छोड़कर एक बिल्कुल नया रास्ता बनाते हैं, जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। जैसे 2 बिजनेस पार्टनर्स जिनके अलग अलग आइडियाज थे, लेकिन उन्होंने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में हिट हो गया। सिनर्जी के फायदे: बेहतर और तेज समाधान, टीम में विश्वास और सम्मान बढ़ना, नए आइडियाज और इनोवेशन, कम गलतियां और बेहतर परिणाम। सिनर्जी का असली जादू तब होता है जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उनसे डरते हैं। जब लोग अपनी यूनिक स्किल्स और सोच को मिलाते हैं, तो वो अकेले से कहीं ज्यादा मजबूत और सफल बन जाते हैं। अगर आप खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहें, तो क्या आपकी जिंदगी सिर्फ बदल जाएगी या पूरी तरह नया रूप ले लेगी? अगली आदत, हैबिट 7, शार्पन द सॉ में हम जानेंगे कि खुद को हर दिन कैसे रिचार्ज और ग्रो किया जाए ताकि सफलता लंबे समय तक बनी रहे। अध्याय 7, आरी को पैना करना, शार्पन द सॉ। स्टीफन कोवे कहते हैं, अगर आप एक पेड़ काटने जा रहे हैं और आपके पास 6 घंटे हैं, तो पहले 4 घंटे आरी को पैना करने में लगाइए। इसका मतलब है कि अपने जीवन में उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए हमें लगातार अपनी क्षमताओं को निखारना और खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। यह आदत हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं, और अगर हम अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी उत्पादकता समय के साथ कम होती जाएगी। 1, शारीरिक नवीकरण, फिजिकल रिन्यूअल। क्यों जरूरी है? अगर आपका शरीर थका हुआ है, तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। रोजाना व्यायाम करें, कम से कम 30 मिनट वॉक या योग। पौष्टिक भोजन लें, जंक फूड से दूरी बनाएं। पर्याप्त नींद लें। परिणाम: ज्यादा ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य और लंबे समय तक काम करने की क्षमता। दूसरा, मानसिक नवीकरण, मेंटल रिन्यूअल। क्यों जरूरी है? दिमाग भी एक मसल की तरह है, इसे लगातार ट्रेन करना होता है। कैसे करें? रोजाना पढ़ने की आदत डालें, खासकर सेल्फ डेवलपमेंट और प्रेरणादायक किताबें। नई स्किल सीखें। समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रिएटिव सोच का अभ्यास करें। परिणाम: तेज दिमाग, गहरी सोच और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। 3, सामाजिक भावनात्मक नवीकरण, सोशल इमोशनल रिन्यूअल। क्यों जरूरी है? हमारे रिश्ते हमारी खुशी और मानसिक शांति के लिए अहम हैं। कैसे करें?
परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। लोगों को समझने और उनकी मदद करने की आदत डालें। क्षमा करना और आभार व्यक्त करना सीखें। परिणाम: मजबूत रिश्ते, भरोसा और सामाजिक समर्थन। 4. आध्यात्मिक नवीकरण, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। क्यों जरूरी है? आत्मा की शांति हमें सही दिशा और उद्देश्य देती है। कैसे करें? ध्यान और मेडिटेशन करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, जीवन के उद्देश्य और मूल्यों पर विचार करें। परिणाम: आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और स्पष्ट जीवन दृष्टिकोण। अगर आप अपनी आरी यानी अपनी क्षमताओं को पैना करते रहेंगे तो जीवन में किसी भी चुनौती को पार करना आसान हो जाएगा। खुद को समय देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आपकी दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। आपने अपने करियर और काम पर तो ध्यान दिया है, लेकिन आखिरी बार आपने खुद पर, अपने शरीर, दिमाग, रिश्तों और आत्मा पर कब निवेश किया था? और अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या आप आने वाले बड़े अवसरों का पूरा फायदा उठा पाएंगे? चैप्टर 8। अब तक की यात्रा में आपने सीखा कि कैसे एक इंसान अपने व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। पहले 3 आदतों ने आपको निर्भरता, डिपेंडेंस से निकालकर स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस तक पहुंचाया। लेकिन स्टीफन कोवे का मानना है कि सिर्फ स्वतंत्र होना ही अंतिम मंजिल नहीं है। असली सफलता तब आती है जब हम इंटरडिपेंडेंस यानी पारस्परिक निर्भरता की शक्ति को समझते हैं और अपनाते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति खुद सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वह टीम बनाकर, रिश्तों को मजबूत करके और सामूहिक शक्ति का उपयोग करके ज्यादा हासिल नहीं कर सकता? इंडिपेंडेंस आपको मैं की ताकत देती है, इंटरडिपेंडेंस आपको हम की ताकत देती है। कोवे कहते हैं, जीवन में सबसे बड़े काम अकेले नहीं होते, बल्कि सहयोग से होते हैं। इंटरडिपेंडेंस का मतलब यह समझना कि दूसरों की ताकत और हमारे कौशल मिलकर सिनर्जी पैदा कर सकते हैं, यानी ऐसा परिणाम जो अकेले किसी के बस का नहीं होता। यह कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। इसमें रिश्तों में भरोसा, सम्मान और संवाद सबसे अहम होते हैं। व्यक्तिगत विकास का अगला स्तर स्टीफन कोवे एक म्यूरिटी कॉन्टिन्यूम बताते हैं। 1. डिपेंडेंस, तुम मेरी मदद करो। 2. इंडिपेंडेंस, मैं खुद कर सकता हूं। 3. इंटरडिपेंडेंस, हम मिलकर कर सकते हैं। पहले 3 आदतें आपको ले जाती हैं स्टेप 1 से स्टेप 2 तक, और अगली 3 आदतें, चौथी, पांचवी, छठी, आपको ले जाएंगी स्टेप 2 से स्टेप 3 तक। इंटरडिपेंडेंस अपनाने के फायदे: बेहतर रिश्ते और नेटवर्क, ज्यादा क्रिएटिव समाधान, कम संघर्ष, ज्यादा सहयोग, सामूहिक सफलता। कोवे बताते हैं, अगर आप अकेले तेज दौड़ सकते हैं तो टीम के साथ आप दूर तक जा सकते हैं, और असल जिंदगी में दूर तक जाना ही मायने रखता है। अगर इंटरडिपेंडेंस इतनी ताकतवर है तो इसे मजबूत बनाने के लिए कौन सी आदत सबसे पहले अपनानी चाहिए? क्या होगा वह पहला कदम जिससे आपके रिश्ते और प्रोफेशनल नेटवर्क दोनों बदल जाएंगे? चैप्टर 9। अंदर बाहर दृष्टिकोण। स्टीफन कोवे इस अंतिम भाग में हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनकी परिस्थितियां, लोग या माहौल बदल जाएं, लेकिन असल में हमारी सोच, आदतें और मूल्यों में बदलाव ही जिंदगी को बदलते हैं। वे कहते हैं कि इनसाइड आउट अप्रोच का मतलब है खुद को बदलना, फिर अपने रिश्तों को, और फिर अपने पूरे माहौल को। यह बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। कोवे बताते हैं कि 7 आदतें आपस में जुड़ी हुई हैं। आदत 1, 2 और 3 हमें इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता देते हैं, यानी हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। आदत 4, 5 और 6 हमें परस्पर सहयोग सिखाते हैं, यानी दूसरों के साथ मिलकर बेहतर परिणाम लाना। आदत 7 इन सबको संतुलित और मजबूत बनाए रखने के लिए है, यानी खुद को लगातार निखारते रहना। कोवे कहते हैं कि यह किताब कोई टिप्स और ट्रिक्स वाली गाइड नहीं है, बल्कि यह कैरेक्टर डेवलपमेंट की यात्रा है। अगर आप इन आदतों को दिल से अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, आप तनाव को बेहतर संभाल पाएंगे, और सबसे जरूरी, आपको अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य मिलेगा। एक समय में एक आदत पर फोकस करें, सारे बदलाव एक साथ लाने की कोशिश मत करें, वरना आप जल्दी थक जाएंगे। दूसरी बात, डेली जर्नल लिखें। हर दिन रात को लिखें कि आपने कौन सी आदत पर काम किया और क्या सीखा। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त या मेंटर को चुनें जो आपको ईमानदारी से फीडबैक दे। 4. माहौल को सपोर्टिव बनाएं। ऐसे लोगों और चीजों के बीच समय बिताएं
जो आपकी नई आदतों को मजबूत करें। 5. धैर्य रखें। पुरानी आदतें तोड़ना और नई बनाना समय लेता है। अपने साथ सख्ती नहीं, बल्कि सततता रखें। स्टीफन कोवे कहते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे चरित्र से आता है और हमारा चरित्र हमारी आदतों से बनता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अंदर से बाहर की ओर। अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक चलने लगे, करियर, रिश्ते, सेहत, तो क्या आप तैयार हैं उसे संभालने के लिए? अगर जवाब नहीं है, तो कौन सी एक आदत है जिस पर आप आज से काम शुरू करेंगे?